गुरु दीक्षा कोचिंग क्लासेस के जितने भी विद्यार्थी हैं और मेरे चैनल से जुड़े हुए जितने भी शिक्षक हैं, आदरणीय जन हैं और मेरे चाहने वाले जितने भी शुभचिंतक हैं, उन सबको सादर नमस्कार। आज मेरे वाम पक्ष में जो शख्स बैठे हुए हैं, इनका नाम है चंदेश्वर वर्मा जी। ये एक ऐसे शख्स हैं जिनकी राजनीति पर पकड़ काफ़ी मजबूत है और काफ़ी बोलते भी अच्छे हैं। राजनीति पर इनका विचार जब सुनेंगे आप तो कहेंगे कि वाकई में इनके जैसे शख्स को सत्ता पर आसीन होना चाहिए। मगर सत्ता पर आसीन आज के जो समाज के लोग हैं उन्हीं लोगों को करते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं अथवा जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि काफ़ी मजबूत होती है। मगर वहीं आर्थिक रूप से लचर लोग और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग जो होते हैं उनको सत्ता के कुर्सी पर आज के समाज के लोग बैठाना नहीं चाहते हैं। अच्छे विचारकों की कमी हो जाती है जब लोकतंत्र में जब अशिक्षा हावी हो जाता है और जब लोकतंत्र में जब किसी प्रकार का आर्थिक वर्चस्व का जब बढ़ोतरी हो जाता है और आर्थिक रूप से मजबूत लोग ही जब सत्ता के कुर्सी पर आसीन होते हैं तो गरीब और लाचार वैसे वर्ग के लोग को जब सत्ता पर आसीन करवाने का अवसर नहीं मिल पाता है, वो आसीन होने का अवसर नहीं मिलता है, तो इस क्रम में सत्ता जो है सो कहीं ना कहीं सूनी नजर आती है और देश का भविष्य भी लगता है कि अंधकारमय है। अगर जो भी समाज के वैसे लोग जो कि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं उनको भी यदि सत्ता की कुर्सी पर यदि आसन करवाया जाए तो यकीनन हमारा भारत देश जो है सो सोने की चिड़िया की तरह बनेगा। मगर यह दुर्भाग्य की बात है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सत्ता की कुर्सी पर आसीन करवाया नहीं जाता है। हमारे वाम पक्ष में जो चंदेश्वर वर्मा जी बैठे हुए हैं, ये बंदरा प्रखंड के पीरापुर पंचायत के हरपुर के गांव के निवासी हैं जो कि सर्वोदय हाई स्कूल पियर में भी कार्यरत हैं और कार्यरत तो खैर अभी हैं, मगर इनकी जो सरकारी नौकरी की जो अवधि है वो 3 माह और शेष है। मगर इनका शुरुआती जो सफर रहा है वो काफ़ी संघर्ष में रहा है। कई प्रकार के समाज के मुद्दों को लेकर के ये अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। इनकी जीवन की संघर्ष की गाथा के विषय में आज हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि आज किस प्रकार यह आज की पृष्ठभूमि को यह देखते हैं। प्रथमतः तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि प्रथमतः आप अपना संक्षिप्त परिचय दें कि आपका क्या नाम हुआ और आप कहाँ से हैं, ये आप संक्षिप्त परिचय दें। मैं चंद्रेश्वर प्रसाद वर्मा पीरापुर पंचायत के हरपुर गांव का अस्थायी निवासी हूं और वर्तमान में अब 3 महीना बच गए हैं मेरी नौकरी की और 5 साल से मैं नौकरी करता हूं और पियर हाई स्कूल है उसमें हूं। और इसके पहले मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने बहुत तीव्र बुद्धि का मैं विद्यार्थी रहा हूं जो यहाँ के क्षेत्र की तमाम जनता जानती है। और पढ़ने लिखने के बाद मैं बिल्कुल ही नौकरी के लिए लायक था और मैं यहाँ से पटना दिल्ली तक दौड़ता रहा, काम अच्छा नहीं मिल पाया। फिर मैं बाप का इकलौता बेटे होने के नाते अपने सिमरा पंचायत था मेरा उस समय, अभी पीरापुर हो गया है, तो मैं अपने खेती बाड़ी में माल मवेशी में लग गया और अपनी स्वाभिमानता के कारण मैं किसी के साथ नौकरी प्राइवेट पसंद नहीं की, तो ये बात थी। लेकिन मैं आज से 5 साल पहले पियर उच्च विद्यालय में कार्यरत हुआ हूँ। इसके पहले आपको 22 साल पहले मैंने केस किया था हाई कोर्ट में और वह सरकार में उस समय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी थे, अभी भी हैं, और उन्होंने घोषणा की थी कि बिहार में जितने भी अनौपचारिक शिक्षा के लोग बैठे हुए हैं सबको 1 सप्ताह में हम मध्य विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय में टीचर में समायोजन कर लेंगे 8-10 दिनों में। पता नहीं है बिहार के विद्वान मुख्यमंत्री को यह बात अभी तक याद है कि नहीं है। और जब नहीं हुआ हम लोग को काम तो मैं बंदरा प्रखंड से शुरू किया अपनी अध्यक्षता, जिला के अध्यक्ष बने। फिर बिहार में हमारे प्रतिभा के ईमानदारी के देख करके पूरे बिहार के तमाम 10-15 हज़ार लोग हमको वहाँ का नेता मान लिया। और उस समय आपदा प्रबंधन मंत्री थे देवेश चंद्र ठाकुर जी, जो अभी विधान परिषद के सभापति भी हैं, उनसे मेरा बहुत बड़ा लगाव हुआ है। और बंदरा प्रखंड में उनके लिए मैंने साइकिल से घूम के वोट का भी मांग किया और वो जीतते चले गए हैं। उनका भी पैरवी मुख्यमंत्री के यहाँ, शिक्षा मंत्री के यहाँ हुआ, लेकिन वह काम नहीं हो पाया। लास्ट में हमको हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी कर दिया डिसीजन कि इन लोगों का एज खत्म हो रहा है, इन लोगों के साथ पूरे बिहार के लोगों को बेरोजगारी है, इसको काम में ले लिया जाए। और मुख्यमंत्री मैंने स्वीकार किया। उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी थे, उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। और मैं आपको पटना की धरती पर 8 ब्लॉक चौराहों को 1 सप्ताह तक बंद रखा। बिहार के महामहिम राज्यपाल चाहे मुख्यमंत्री या कोई भी सरकार के लोग आपको गांधी
गांधी मैदान घूम के जाते थे और हम लोग 10,000 की संख्या में ब्लॉक को 10 दिनों तक जाम किया था और हमको बुलाया गया था सुशील मोदी के यहाँ निवास पर। मैं वहाँ गया था और वहाँ उनसे मैंने कहा था कि हम लोग की मांग जायज़ है और किया जाए, तो उन्होंने कहा कि कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक अब तो सुशील मोदी राज्यसभा के सदस्य हैं और मैं उनके डेरा पर जाता हूँ। हमारे किशुन वर्मा वहाँ के पीए उनके थे, हमारे रिलेटिव थे, मैं उनके ख्याल से जाता था, मोदी जी से मैं बात भी करता था, लेकिन हम लोग को सफलता नहीं मिली। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, दिल्ली गए, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ कि इन लोग को जब लिया जाए। तो मेरा उम्र जो है 5 साल बचा था, किसी साथी का 6 महीना समय बचा हुआ था, किसी का साल 2 साल, तो पूरे बिहार से लगभग 5,000 लोगों की बहाली मैंने करवाया और बिहार के लोगों ने हमको चेयरमैन ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऑफ बिहार बना दिया था। तो बहुत गर्व की बात है कि पूरे बिहार में बंदरा की तरफ से मुझे चुना गया, पूरे बिहार के लिए चुना गया और मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का करीब 25 बार गया जनता दरबार में। सोमवार को जनता दरबार चलता था, अपने बिहार के कई जिला सारण या पूर्णिया, सीतामढ़ी, कैमूर, भभुआ से लोगों को ले जाते थे बुलाने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार जी से सफलता नहीं मिली। और फिर देवेश बाबू को मैं कहता रहा, पहले भी मैंने फोन करते रहे, फिर भी सरकार नहीं सुनी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में बहुत पैसा लगा। अगर ये नीतीश कुमार जी अब हम लोग को अगर नौकरी दिए होते तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां जाकर लाखों रुपया हम लोगों ने चंदा करके वहां केस लड़ा, डिग्री हुई, उसके बाद हुआ काम। तो काम हुआ तो मेरा तक 5 साल बच गया था तो इसलिए हुआ। बाकी 6 महीना करने के बाद और मैं आपको सुदामा तिवारी 1 महीने से 1 साल काम किए, भोजपुर से, आरा से, अररिया से नरेश जी काम किए, भागलपुर से देवनाथ मंडल जी काम किए, रामधार जी काम किए, ऐसे ऐसे लोग काम किए, राम नरेश जी बैगनिया सीतामढ़ी से किए। लोगों को, तमाम लोगों को 6 महीना, 1 साल, 2 साल ही फायदा हुआ। बाकी लोग आज भी अधर में लटके हुए हैं, जिनको हाई कोर्ट से डिग्री भी मिली और उसके बाद बिहार सरकार ने आज तक नौकरी नहीं दी, बेरोजगारी में है। और सरकार कहती है कि हम बहुत काम विकास का कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि मैं भी जनता दल का कार्य मैं सदस्य रहा हूं, मुझे प्रखंड से जिला तक जिला अध्यक्ष का पद मिलता रहा, मैं उसको ठुकराया नहीं, मैं अपने स्वतंत्र माइंड के कारण नहीं लिया। और मैं बहुत जनता दल के नेता का नाम लेंगे, बीजेपी में भी चले गए और मोदी जी के कहने पर पटना में कि बीना देवी जी का प्रोग्राम हो रहा है, मीनापुर वर्मा जी आपके शख्स ऐसे को हमारी बीजेपी में रहना चाहिए था। मैं बीजेपी में सदस्यता ग्रहण किया, काम भी किया, लेकिन जनता दल बीजेपी में रहने के बाद हम लोग को कोई सफलता नहीं मिली। और जैसो हम लोग अभी बहुत भी आदमी भटक रहे हैं, जिनका 60 पूरा हो गया, उनका खाने खाने पर आफत है बिहार सरकार में रहते हुए। और सरकार हमारी बीजेपी की है, जनता दल की है। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं करता, लेकिन मैं जनता दल भाजपा में रहने के बाद भी जब हमको सफलता नहीं मिली, हमारे तमाम बिहार के लोग भूखे मर रहे हैं, तो मैं क्या बताऊं। और हमको भी हुआ 5 साल के लिए, फिर हम अवकाश करने का नाज रहे हैं, ना कोई पेंशन है, ना कोई आर्थिक सुविधा है। तो ये सारी घटनाएं जो होती है बिहार सरकार से होती है। बिहार सरकार को करने के लिए बहुत बड़ा काम होता है। विधायक को रहने के लिए बड़का बड़का मकान पटना बनता है, बहुत आली माने कीमती गाड़ी मिलती है चलने के लिए, 5 गुण का बॉडीगार्ड मिलता है। बिहार के खजाना को लूटने पर लगा हुआ है और आम जनता भूखे मरती है और सरकार कहते हैं विकास का काम करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अगर मुझे मौके मिले, मैं भी 2001 में मुखिया का चुनाव लड़ा था, कुछ थोड़ा सा वोट से हार गया था। मैं जनता की सेवा करता। फिर उसके सेकंड टर्म में पत्नी को खड़ा किया, चंद्रकला देवी को, वो भी कुछ वोट से हार गए। फिर लोग कहा कि वर्मा जी आप क्यों नहीं खड़ा होते हैं। मैं इस सरपंच में खड़ा हुआ था, मैं भी किसी कारण से मैं कुछ वोट से हार गया, लेकिन मैं न मुखिया, वार्ड और सरपंच नहीं रहते हुए भी पिलखी पुल बुढ़ी गंडक में बना है, उसमें मेरा 4 साल का योगदान है। संजोग से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सकरा के पूर्व विधायक विलेट पासवान जी, जो हम लोग को छोड़ के दुनिया से चले गए हैं, उनके साथ मेरा संपर्क बना पटना में। और उसके बाद में उनके साथ जौहर साहब के कोठी पर कृष्ण में दिन नंबर में दिल्ली गया और जौहर साहब से कहवा करके और ये पिलखी में जो लगाया हम लोगों ने 2002 में 2 अक्टूबर गांधी दिवस था, जन्मतिथि था, पीयर हाई स्कूल में धरना प्रदर्शन किए थे और उसमें बैनर लगा हुआ था कि जब तक पुल नहीं, जब तक वोट नहीं। और बैनर को उठाने के लिए यहां पर हमारे जौहर साहब आ गए थे और लेकर के पटना गए। पटना में कहा कि नीतीश कुमार से हमारी बेचारी के बनते भिन्नता चल रही है, फिर भी बैनर ले जाता हूं। मैं नीतीश कुमार से कहूंगा कि पिलखी पुल में होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने दिया और पुल का हुआ। संयोग से 4 दिन तक अनशन मेरा चला था। 4 दिन में रमाई जी मंत्री थे, वो नहीं आए, लेकिन सुशील मोदी को मैंने फोन किया, उनका नंबर था मेरे पास में, चूंकि मैं उनके पास डेरा पर राजेंद्र नगर उनके पैतृक घर पर जाता था। और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि वो 4 बोतल जूस लेकर पटना से अपनी गाड़ी से आए, मेरे घर तक के रास्ता पकड़ते स्कूल पर गए, जूस तोड़वा दिया। क्या कि वर्मा जी पुल बनकर
रहेगा, पुल बन के रहेगा। तो मैंने कहा कि सर को समय बताया जाए कब बनेगा। कहा कि समय के लिए पटना आइएगा तो बात करेंगे। तो उन्होंने टाइम दिया कि 7 फरवरी को अगले वर्ष बनेगा। तो 7 फरवरी 12 की बात है। और नदी के उत्तरी क्षेत्र में जो भी गांव में नहीं गया था, मैं मुख्य सचिव थे, हमारे पिलखी के अशोक बाबू थे, धर्मेंद्र जी वहां के हमारे जिला के उसमें कलेक्टर थे, हमको गाड़ी मिली थी। और उत्तरी क्षेत्र का कमान, नदी के उत्तरी क्षेत्र का कमान मुझे मिला था। और वहां पर पिलखी और नदी के उस पार का काम सकरा के विधायक किए थे। और 5 लाख जनता जुटी थी, हमारे माताएं बहने और भाई से बैठे थे। मुझे संबोधन करने का समय 5 मिनट मिला था, लेकिन मैं 1.5 घंटा भाषण दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का, सुशील मोदी जी का, देवेश चंद्र ठाकुर जी का मैं इतना भूरी भूरी प्रशंसा किया कि मुझे 1.5 घंटा बोलना पाना। बाद में रमेश यादव जो अध्यक्षता कर रहे थे वहां के मुरल के हमारे जनता आयोग के अध्यक्ष थे, कहा कि वर्मा जी बहुत नेता है बोलने के लिए। बोले मेरे आवेश में आ गया कि मुझे रमेश भाई 36 घंटा बोलने दिया जाए, 36 घंटा। क्योंकि इतना बड़ा माहौल, इतनी बड़ी भीड़ में आज तक मैं भाषण नहीं दिया था। भाषण तो मैं सिमरा बाजार पर भी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ दिया था, पियर में देवेश चंद्र ठाकुर के साथ दिया था, ऐसे से बहुत भाषण दिया था। लेकिन मैंने कहा कि मैं आज 36 घंटा बोलूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, नीतीश बाबू, सुशील बाबू, देवेश बाबू, नंद किशोर यादव, दिनेश सिंह, बीना देवी वगैरह वगैरह, कैप्टन निषाद जितने भी थे, सभी ने कहा कि वर्मा जी अब बंद कीजिए आपका भाषण। मैं समझ गया कि आप क्या है नहीं है। वो लोगों ने सोचा मेरी विद्वता पर, मेरे संबोधन पर कि वर्मा जी को गाय घाट से टिकट दिया जाना चाहिए। तो मैं आम जनता से, बिहार की तमाम जनता जो हमारे मालिक हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि एक बार चांस 2025 में विधायक के लिए गाय घाट 88 से दिया जाए। और मैं जब जाता हूं अगर विधानसभा में, जो विधायक आज तक कोई काम नहीं किया हुआ, बंदरा का बंदर, जो मैं हनुमान जी हूं, मैं पटना की विधानसभा में ऐसा क्वेश्चन रखूंगा, ऐसी मांग रखूंगा कि उसमें अगर मुख्यमंत्री जो भी होंगे उनको मानना पड़ेगा कि बंदरा का बंदर हनुमान जी आ गया है। और इसकी बात नहीं मानते तो विधानसभा को तितर बितर कर देगा। ऐसा भी विधायक गाय घाट का आज तक आपको नहीं कोई किया होगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अगर मुझे मौका मिलता है तो आज तक जितना विधायक हुआ है वो मुख्यमंत्री का या पार्टी का पिछड़ागु बना, मैं पिछड़ागु नहीं बनूंगा। मैं अपनी बात करूंगा, अगर संजोग मिला तो एक पार्टी का निर्माण करने जा रहा हूं चुनाव आयोग से परमिशन लेके। देखिए, आपने इनकी संघर्ष की गाथा को सुना, आपने इनके जीवन के सफर को सुना कि किस प्रकार पिलखी पुल के लिए जो बंडरा प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है उसके लिए भी इन्होंने संघर्ष किया और वो संघर्ष में ये सफल भी हुआ। किस प्रकार अभी भी जो ये कार्यरत है उस कार्यरत नौकरी के लिए इन्होंने कितना संघर्ष किया। ये मुखिया के पद पर भी खड़े हुए, मगर मैंने शुरुआत के ही साक्षात्कार की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि गांव के लोग जो होते हैं अथवा समाज के कोई भी लोग जो होते हैं वो संपन्न लोगों को ज्यादा चुनना चाहते हैं, जो पहले से ही कहीं न कहीं बने होते हैं उन्हीं को बनाना चाहते हैं। और अच्छे लोगों को सत्ता की कुर्सी पर आसीन करवाने के लिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि जनता भी जो होती है वो लुभावने वादों में आकर के उन लोगों को चुन लेती है जो कि उनके हित में कार्य नहीं करती है, बल्कि वो जो सत्ता पर आसीन जो व्यक्ति होते हैं वो केवल स्वयं का गुणगान करते हैं और केवल उनका गुणगान करवाने के लिए, केवल स्वयं के हित की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। मगर इन जैसे ईमानदार लोगों की, इनकी संघर्ष की गाथा को आपने सुना कि बोलते बोलते इनको कहीं न कहीं इनकी स्वास्थ्य भी थोड़ी स्थिति ठीक नहीं रहा करती है, बावजूद इसके ये संघर्षरत रहे। इन्होंने शुरुआती जीवन के सफर में भी इन्होंने जो संघर्ष किया उसके विषय में इन्होंने बताया। इनकी भी इच्छा है कि सत्ता की कुर्सी पर आए, मगर इनके जैसे लोगों को कौन चुनना चाहेगा? भला आज का समाज वैसे लोगों को कहाँ चुनना चाहता है जो लोग वाकई में अच्छे होते हैं। अब इनसे दूसरा प्रश्न मैं ये करना चाहूँगा कि आप जो वर्तमान जो देख रहे हैं, आप विद्यालय में बहरहाल कार्यरत भी हैं, तो आप वर्तमान जो बच्चे जो हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनमें आप कौन सी कमी देखना चाहते हैं और उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप अपने अनुभव के आधार पर, आपने जो अब तक जो शिक्षा का जो आपने जो सफ़र देखा है उसके आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे जो आज के बच्चों के अंदर कौन सी ऐसी कमी है जो कि आपको देखने के लिए मिलती है, और कौन सा ऐसा उनके अंदर परिवर्तन आया जिस कारण से वो देश में भी अपना योगदान दे सकते हैं और कुछ बेहतर कर सकते हैं? इसके अंदर कौन कौन सी आपको कमियां दिखाई देती हैं बच्चों के अंदर और जिसमें सुधार की आवश्यकता है, आप अपने अनुभव के आधार पर जरा बताएंगे। हम पियर उच्च विद्यालय में है कार्यरत और वहाँ हमारे बच्चे भी हैं और बच्ची छात्रा भी हैं, छात्र भी हैं, पढ़ते भी हैं। और मैं यदा कदा संस्कृत पढ़ा भी देता हूँ, चूँकि संस्कृत के टीचर की कमी थी।
तो फिर ये कहूँगा कि लड़के लोग में थोड़ा जो अभी खेल की बात होती है तो खेलने पर ज़्यादा दिमाग रहता है और पढ़ाई भी करते हैं, तो जैसा होना चाहिए था उस तरह की पढ़ाई में नहीं हो पाते हैं। तो मैं अपने पीयर हाई स्कूल के तमाम छात्र छात्राओं को मैं ये बताता हूँ कि तुम्हारे जैसे ही लड़के पढ़ लिख करके भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, महिम राष्ट्रपति बनते हैं, शिक्षा मंत्री बनते हैं, विदेश मंत्री बनते हैं, रक्षा मंत्री बनते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्यों नहीं मैं भगवान से प्रे करूं, प्रार्थना करूं, अभिनंदन करूं कि हमारे पीयर स्कूल के ही छात्र छात्राएं अगली पीढ़ी में भारत के राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने। पीयर के ही नहीं बल्कि पूरे राज्य भर। चूंकि मैं बिहार के मनोचारी का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं पूरे बिहार के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि लड़के लोग जो थोड़ा पढ़ने में नहीं लगाते हैं, कहीं कहीं गार्जियन में जो कमी है, किताब पूरी नहीं खरीद पाते हैं और उन लोग को जो है सो थोड़ा दिक्कत होती है पढ़ने में। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि बच्चे तुम लोग पढ़ने आए हो, माता पिता कपड़ा दिए हैं, भोजन दिए हैं, पढ़ना होगा। सरकार से भी तुम लोग को बहुत तरह का सहायता मिलती रहती है, उसमें दिक्कत होगी। तो मैं ऐसा आदमी हूं कि मैं पटना भी दौड़ करके सरकार से बात करके भी तुम लोग को पैसा दिलाऊंगा। तो ऐसा तब हमारे जितने हम छात्र छात्रा हैं, इस स्कूल में मैं इतना लोकप्रिय हो गया हूं कि बिना वर्मा जी का कोई जी नहीं सकता है, ऐसा मैं वहां देख रहा हूं और मेरी बातों को बच्चे मानते भी हैं। बिल्कुल, अच्छे लोगों की प्रशंसा, अच्छे लोगों की सराहना होती भी है। अच्छा, एक चीज और आपसे प्रश्न ये रहेगा कि आप जो देख रहे हैं आज का जो परिवेश जिस प्रकार का देख रहे हैं, उस परिवेश में आप जो इस चैनल से जुड़े हुए बच्चे भी हैं और अथवा कोई भी बच्चे हैं जो कि साधारण परिवार से संबंध रखते हैं, तो जो गरीब परिवार से हैं, जो आर्थिक रूप से वंचित हैं, आर्थिक रूप से उनकी पृष्ठभूमि काफ़ी कमजोर है, जो पारिवारिक, आप भी खैर बहरहाल काफ़ी गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, आपका शुरुआती सफर भी काफ़ी संघर्ष में रहा है, तो आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे गरीब परिवार से हैं? तो क्या वो बड़े सपने नहीं देख सकते हैं अथवा बड़े सपने साकार करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जो गरीब परिवार के बच्चे बड़े सपने देखें या फिर ना देखें, क्या उनका सपना साकार हो सकता है गरीब परिवार में भी रह करके, या क्या आपका अनुभव क्या कहता है इस बात? तो बहुत ऐसे हैं, ये देहाती क्षेत्र है और बहुत बच्चे गरीब भी हैं और पढ़ने में मेधावी भी हैं। तो उनके परिवार से अगर मदद में कमी होती है तो उसको सरकार से मदद मिलनी चाहिए। और ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो प्रथम श्रेणी से भी पास करते हैं, मेधावी ब्रेन के लड़के हैं, तो उन लोगों को अगर मदद अगर मिले, सरकार से मिले या समाज से मिले, तो लड़का आपको बहुत आगे तक, ऊंचाई तक जा सकता है क्वालिफिकेशन में। और लड़का वह बहुत बहुत बड़ा पदाधिकारी, IAS IPS पदाधिकारी भी बन सकते हैं, DM भी बन सकते हैं, SDO भी बन सकते हैं, BDO भी बन सकते हैं और मंत्री में रैंक में भी जा सकते हैं। तो उन बच्चों को हम अपनी तरफ से बहुत बहुत प्रोत्साहन देते हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि हम भी वह गरीबी जिस जीवन से व्यतीत किए हैं। और मैं अपने स्कूल में प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी रहा हूं। दुर्भाग्य से मेरे गार्जियन के डेथ करने के बाद परिवार का बोझ आ गया। मेरे पास 7 बहनें थी, मैं भाई में अकेला था, तो मैं थोड़ा नौकरी नहीं लगी, तो अब खेती उती करके हम उतना भरपाई नहीं कर पाए, तो हम गरीबी को बहुत नज़दीक से देखे हैं। लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने हम पर क्या मैं ब्रेन दिया। मैं गरीबी में रह करके भी हम लोग कर सकते हैं बेहतर, ये कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। आप संकल्प कर लें कि हम गरीब हैं, लेकिन हम संकल्प कर लें कि हमको अमुक काम करना है तो कर लेंगे। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी, माननीय, जो भारत रत्न से अभी विभूषित हुए हैं, वो बहुत गरीब परिवार से थे। मैं उनके घर जाके देख आया हूँ। उनका घर का ईटा का जैसे दीवार झड़ रहा था। अब तो खैर रामनाथ जी जो राज्यसभा सदस्य हैं, उनकी शादी में मैं गया था, कर्पूरी ग्राम पितौजिया, तो अब देखें उनसे मेरा बहुत बड़ा गुटर्म था। तो कर्पूरी जी भी गरीब होते हुए बिहार का 2 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुत ऐसे धनाढ्य हैं, रिच मैन हैं, जो कभी मुख्यमंत्री का विधायक नहीं बने हैं। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे मैं कहूंगा कि जैसे देखिए, जैसे पहले के जो हुआ करते थे, जो हमारे राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी भी हैं थे, और भी जो लोग जो महापुरुष जो हुआ करते थे, चाहे राजनेता भी हुआ करते थे, तो उनकी प्रतिमा को, उनके फोटो को हम लोग अपने कार्यालयों में, अपने ऑफिसों में लगाया करते थे। मगर आज के जो राजनेता हैं वो अपनी जनता के बीच में वो क्या नहीं कमा पा रहे हैं, जिस कारण से लोग उनकी पूजा नहीं करते हैं। लोग आज कौन सी ऐसे राजनेता में से कमी, चाहे वो मुखिया के स्तर पर भी हो, 5 साल उनको कोई चुनता है और फिर अगले साल उनको चुनना वो जरूरी नहीं समझता है। विधायक भी जो हमारे होते हैं, विधायक एक बार चुन लिए जाते हैं, वापस से उनको कोई नहीं चुनना चाहता है। तो क्या उनके अंदर ऐसी कौन सी कमी है? क्या उनके अंदर वो, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए? क्योंकि यदि 5 साल यदि कोई राजनेता, चाहे मुखिया के पद पर हो अथवा प्रमुख के पद पर हो या फिर विधायक के पद पर हो या फिर मुख्य
मुख्यमंत्री के पद पर हो, काम यदि वो अच्छा करेगा तो जनता खुद ब खुद उसको चुनेगी, जनता खुद ब खुद उसको पूजा करेगी, उसकी पूजा करेगी। तो क्यों पहले के महापुरुषों को ही पूजा की जाती थी, पूजा की जाती रही, अभी भी की जा रही है उनको, जो क्योंकि उन्होंने प्राचीन काल में काफी संघर्ष में जीवन जी करके भी उन्होंने बेहतर काम किया जनता के लिए। मगर आज वो जनता के बीच में वो राजनेता जो वर्तमान के जो हैं वो कौन सा ऐसा कार्य नहीं कर पा रहे हैं जिनको क्या 5 साल ही के बाद अगले साल उनको चुनना कोई नहीं चाहती है। ऐसा क्या कमी है आज के राजनेता के अंदर जो कि उनकी पूजा आज के कार्यालयों में नहीं की जाती है और 5 साल में ही जनता उब जाती है उनसे। पहले के हमारे जो नेता थे, राजनेता थे, उनके पास त्याग की भावना थी। और आज जैसे जैसे भारत के मैंने हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, वो बैरिस्ट्री करके त्यागपत्र दे दिया और हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज के अंदर में जकड़े हुए था, गुलामियों जकड़े हुए था, उसको उन्होंने आज़ादी दिलाए, हमारे पूरे हिंदुस्तान के तमाम जनता को आज़ादी दिलाए। तो इसलिए त्याग की भावना थी, देश को विकास कैसे हो, देश आया। और आज की जो कमी है, आज जितने भी हमारे मंत्री विधायक होते हैं और वो 5 साल में ही वह करोड़पति अरबपति हो जाते हैं। जो भी फंड का पैसा मिलता है वो अपने बनाने के लिए, अपने बच्चों को बनाने के लिए पैसा रख देते हैं, जो काम मिलता है उसमें कटौती करते हैं। मगर वैसे आप तो संस्कृत के भी आपकी पकड़ है, आप संस्कृत जानते हैं, मगर संस्कृत में एक श्लोक भी कहा जाता है कि कह जीविति कीर्ति यस्य सह जीविति, अर्थात कोई भी जीवित नहीं रहता है, उसकी कीर्ति ही जीवित रहती है। तो आज क्यों नहीं वो जनता, वो जो राजनेता जो होते हैं वो कोई ऐसा कार्य क्यों नहीं करते हैं? पैसा कमाना अलग बात होती है, पैसा तो सभी कमाते हैं, मगर धन अपने साथ लेकर के कौन जाता है? तो कुछ कीर्ति भी उनको छोड़ देनी चाहिए। तो आप आज के जो राजनेता हैं उनको अपने अनुभव के आधार पर क्या कहना चाहेंगे कि उनको धन कमाने के लिए सत्ता में आना चाहिए अथवा कुछ कीर्ति भी ऐसी करनी चाहिए जिस कारण से वो जिंदा न भी रहेंगे फिर भी वो अमर रहे? अभी के जो राजनेता हैं वो बहुत लोभी हैं। विकास का जो भी फंड मिलता है उसको चाहते हैं कि मेरा अपना ये निजी पैतृक संपत्ति है, इसको अपने काम में लगा दें। बहुत बड़ा बड़ा मकान बना लेंगे, जमीन खरीद लेंगे, ऐश आराम से चलेंगे और जनता को जिस समय वोट मांगने जाते हैं पैर और दाढ़ी पकड़ते हैं वहाँ तक सीमित रह जाता है। जनता एक बार उनको जिताने के लिए अपना पूरा तन मन धन लगा देता है, लेकिन जनता का काम नहीं हो पाता है तो जनता नाखुश हो जाती है और वैसे नेता को वह अगले टर्म में चुनाव में हरा के रख देती है। तो जिनको नेता बनना है, जिनको महापुरुष बनना है, अभी के युग में त्याग करना होगा। जो पैसा सरकारी मिलता है उसको जनता का काम होना, कहीं रोड बनाना है, कहीं स्कूल बनाना है, कहीं कहीं बच्चे गरीबी हैं उन मेधावी बच्चों को कुछ मदद करनी चाहिए, वो सब अभी के नेता जो हैं, विधायक या मंत्री कोई भी, ये वह खर्चा नहीं करते हैं। अपने को परिवार में जैसे धन बनाने के लिए सारा पैसा को इधर उधर कर देते हैं। दूसरी बार जब जाते हैं जनता के बीच तो उनको 2 पर से फटकार दिया जाता है। मैं भी रमेश राम को मंत्री रहते हुए आया था मेरे दरवाजे पर मिलने के लिए, सत्यनारायण चौधरी जी भी थे, डॉक्टर निजाम हैं अभी, और मैंने रमेश राम को अपने दरवाजे से बाहर कर दिया था कि ऐसे ऐसे महान नेता को मेरे दरवाजे पर आने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की बात है। और वहाँ जो शपथ ग्रहण होता है उसमें किताब लेकर शपथ ग्रहण करता है कि मैं ईमानदारी से जनता की सेवा करूंगा। वो शपथ पत्र में जो कही गई बातें यदि अनुसरण कर ली जाए और पूरे साल उस बात को हर दिन यदि ध्यान में दिया जाए तो यकीनन 5 साल के बाद उनको कोई चुनने से मना नहीं करेगी, कोई हर जनता चुनेगी। ये बात है कि नहीं? हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं सोचते हैं, शपथ ग्रहण तक ही वो अपना क्रिया खाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा अभी आपने। इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर एक बहुत गहरी बात कही है जिस पॉइंट को डिनोट किया जाना चाहिए कि जो राजनेता जो होते हैं, जो शपथ लेते हैं, शपथ लेने क्रम में जो उनको शपथ में जो बातें कही जाती है कि मैं विधि पूर्वक ईमानदारी पूर्वक जो मैं कार्य करूंगा, जो भी शपथ का जो क्राइटेरिया होता है, तो शपथ के अनुसार वो नहीं चलते। अब मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से अब अलग सवाल मैं करूंगा इनसे कि अब मैं राजनीतिक जो बातें जो हैं वो इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर, कोई खैर मैंने इस जो साक्षात्कार के क्रम में ऐसी कोई भी बातें नहीं हुई जो कि केवल निजी स्वार्थ के हित के लिए थी। ये साक्षात्कार लेने का मेरा उद्देश्य यही है कि आज के राजनेता कम से कम इनके अनुभवों के आधार पर, जिनको कि एक सरपंच के पद पर भी नहीं चुना गया, बावजूद इसके इनके अनुभवों को यदि जाना जाए, इनके अनुभवों पर यदि चला जाए, इन्होंने जो विचार आपको बताए उन विचारों पर यदि आत्मसात किया जाए उन विचारों को, तो यकीनन आज का समाज सकारात्मक माहौल से ओतप्रोत हो जाएगा और जो राजनेता होंगे वो वाकई में कहीं ना कहीं समाज के हित के लिए कार्य करेंगे। तो एक प्रश्न मैं और इनसे प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, जो व्यवहारिक प्रश्न, जो आज के परिवेश में
आप जो देख रहे हैं, जो माहौल देख रहे हैं, जो माता का अपने पुत्र के प्रति अथवा पुत्र का अपने पिता के प्रति जो प्रेम का जो भावना जो है, उसमें आप क्या देख पा रहे हैं? जो आज के बच्चों के अंदर कौन सी ऐसी कमी आपको दिखाई दे रही है जो कि पहले नहीं थी? तो आज के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनके लिए उनके माता पिता क्या हैं? आज के बच्चे जो हैं या कोई भी माता पिता का जो पुत्र या पुत्री होती है, आशा रखते हैं कि मुझे पिताजी माताजी से हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगी और मैं आगे बढ़ूंगा। तो बहुत ऐसे माता पिता अभी भी हैं कि उनके पास आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। कोई लेबर में काम करते हैं, कोई राजमिस्त्री के साथ काम करते हैं, तो इतने ही पैसे उनको आती है कमाई का जो खा करके ही ख़त्म हो जाता है अभी के युग में भी, और अगला कोई काम, उसी में मेधावी विद्यार्थी का जीवन भी बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार से मदद करनी। सरकार के पास बहुत पैसे खजाना में होता है जिसको मंत्री लोग दुरुपयोग करते हैं, और मंत्री लोग का जो वेतन इतना अधिक हो गया उसको कटौती करके गांव घर में बच्चों को पढ़ाई में खर्च देना चाहिए। अभी भी 400 रुपये मिलता है वृद्धा पेंशन लोगों को, क्या 400 रुपया से वो खा सकता है? तो मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, अपने वेतन में कटौती करके और आम जनता के लिए वहां भेजे, तब वो ईमानदारी होगी। और ये लोग जाते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, तो कानून बनाते हैं, और कानून बनाते जितने भी दल के लोग हैं, यहाँ जनता कहेंगे हम आपके दल के हैं, हम फलना जाति के हैं, हमको वोट दीजिए। और वहां जाने के बाद सब अपने वेतन में कटौती करके तो जनता के हित में करने की बात तो छोड़ दीजिए, जो उनको वाकई में मिलता है तो उससे तो वो कार्य करते ही नहीं है, तो अपने वेतन में कटौती कहां से करके करेंगे वो? हाँ, तो नहीं करते हैं, यही लोभ की नीति लगी हुई है, तो ऐसा करने करते हैं। तो आम जनता भी भूखे मर रही है अभी के युग में भी। सरकार कहती है कि हम विकास का काम कर रहे हैं, अरे तो हजारों अरबों करोड़ में तू अगर बनाता है बिल तो बनाता, आम जनता को फायदा नहीं होता। अभी भी भारत के लोग गरीब हैं, बिहार के लोग गरीब हैं, और वहाँ अभी भी उनको खाने की दिक्कत होती रहती है। बहुत ही सरकार का बहुत किस्म चलता रहता है। मेरा प्रश्न ये था कि आप आज के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो उनके लिए उनके माता पिता क्या हैं, उनके लिए उनके माता पिता के जीवन में क्या स्थान है? क्या ऐसी मान्यता है, जो ऐसा कहा भी जाता है हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी, हमारे माता पिता जो होते हैं वो हमारे ईश्वर के समान होते हैं, मगर आज के बच्चे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे शैक्षणिक संस्थान में कुछ बच्चे हैं जो वाकई में अपने माता पिता को ईश्वर की तरह पूजते हैं, मगर आज के बच्चों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि जो वो अपने माता पिता को क्या समझे और किस प्रकार उनको वो अपने माता पिता की अहमियत को समझे? आज के बच्चों को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, और माता पिता कोई नहीं सोचते हैं कि मेरा बच्चा अशिक्षित हो या गरीब हो, इसलिए माता पिता को जहाँ तक क्षमता होती है अपने बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। हाँ, जो बच्चे अब नहीं पढ़ पाते हैं, उनकी कमी है, वो संकल्प कर लें कि हमको पढ़ना है। हमने भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होते हुए पढ़ाई किया है, और मैं प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी रहा हूँ। भले ही आगे नौकरी नहीं हुई, थोड़ा स्वाभिमान था मेरे पास, और मैं किसी के साथ झुकने काम नहीं किया। तो ऐसे विद्यार्थी सोच लें कि वो पढ़ना है, गार्जियन से मदद जो मिलता है उसके आधार पर, चाहे वो खा के जाएं स्कूल, नहीं खा के जाएं, और वहाँ जाकर पढ़ना चाहिए। कम से क्लास में वर्ग में जो पढ़ाई होती है जो शिक्षक के द्वारा, उसको अध्ययन करना चाहिए। तो ये बच्चे में अगर कमी है तो उसको पूरा होना चाहिए, पूर्ति होना चाहिए। और माता पिता सभी अपनी ताकत भर क्षमता, जब जितनी क्षमता है वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसा सबके लिए समय नहीं होता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो मेरे मन में भी बात उपज रही है कि मैं राजद में भी रहा हूं, जनता दल में भी रहा हूं, भाजपा में रहा हूं, हमको तो किसी दल से कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं अपनी अगली भविष्य की योजना बना रहा हूं कि क्यों नहीं, जब बिहार का मैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन का चेयरमैन हूं, तो क्यों मेरा 38 जिला में अपना जिला अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, और बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिली जो आज भी भूखे मरते हैं या बीमारी से तंग है। तो मैं क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ, मेरे ब्रेन में अभी बात उपज रही है कि 2025 में जब विधायक का चुनाव होगा, मैं 38 जिला से एक पार्टी का निर्माण, भारतीय अनौपचारिक जनतांत्रिक पार्टी बना करके, जिसका बिहार की जनता क्या, हमारे अनौपचारिक के लोग जो हैं वो कहते वर्मा जी प्रदेश का नेतृत्व आप कर रहे हैं, तो अगली पार्टी बनाया जाए और हम लोग को टिकट दिया जाए। और आज तक जो सरकार रही है बिहार में या केंद्र में, उससे सरकार हम नहीं बनने देंगे, हम किसी दल से संतुष्ट नहीं है। तो हम पूरे बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं कि 25 से पहले चुनाव आयोग से मैं अपना आवेदन दे करके भारतीय अनौपचारिक जनतांत्रिक पार्टी का निर्माण करके
राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग हम ही को कहना चाह रहे हैं कि वर्मा जी आप ही रहेंगे। तो मेरा पूरे बिहार में हर जिला में और 11 जिला के मैं दौरा कर लिया हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं कि सरकार से वह बिल्कुल विक्षुब्ध है, जिसकी नौकरी नहीं लगी, खाने पर अभाव है, बीमारी से तंग है, ऐसे लोगों को मैं टिकट दूंगा 25 में विधायक के लिए। लोकसभा में तो बहुत करीब है, इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन विधानसभा वाला मैं तैयारी करूंगा। और विधानसभा में 25 में, जिसको आज तक कभी लोगों ने सोचा नहीं है, भारतीय अनौपचारिक जनतांत्रिक पार्टी का निर्माण करके मैं अपना 243 विधायक खड़ा करूंगा। और मेरा पहली बार में 10 विधायक होता है और किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो हमसे समझौता करेगा। मुख्यमंत्री का पद और वित्त विभाग अगर हमको देता है तो मैं उसके साथ हो जाऊंगा, अगर नहीं देता है तो राष्ट्रपति चुनाव करवा दूंगा। किसी दल की सरकार नहीं बनेगी, फिर चुनाव होगा। जैसे एक बार हुआ था, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनना था, रामविलास जी के पास 27 को विधायक का चाबी था, वो नहीं दिए, सरकार गिर गए, फिर राष्ट्रपति चुनाव हुआ, नीतीश जी को फिर सत्ता मिली। तो मैं उस तरह से मैं चाहता हूं कि 25 में मेरी सरकार बने और मुझे अगर सत्ता मिला तो मैं जितना अनौपचारिक लोग बिहार में भूखे मरते हैं, जिनका भी 60 साल पूर्णे में 6 महीना बचा हुआ है, मैं गारंटी देता हूं सबको नौकरी दूंगा और उनका परिवार अच्छा चला। दूसरी बात, ये 22 साल से सरकार बीजेपी की, जनता दल की सरकार, चाहे राजद की सरकार रहे, और उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया। उन लोग को मुआवजा भी 22 साल का भरपाई, चाहे जो भी होगा, 1000 होगा, 2000 महीना होगा, मैं देने का खुश होऊंगा। यह हमारी पार्टी जब बनेगी, भारतीय अनौपचारिक जनतांत्रिक पार्टी, तब यह संभव है। लेकिन भाजपा से, जनता दल से, राजद से या कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने सभी सरकार में रहकर देख लिया है। हम तो मरमाहत है भाई, हमको तो नौकरी भी लगी तो बिहार सरकार के मंत्री ने कहा जो कर देंगे, लेकिन आपको क्या बताऊं, भ्रष्टाचार में विभाग लिप्त है। हमको डायरेक्टर को पैसा देना पड़ा है और डीओ को पैसा देना पड़ा है, तब हम करवाए हैं काम। और इसमें किसी भी मंत्री का, विधायक का कुछ भी नहीं चला। इसलिए मैं राजनीतिक दल को बहुत दूर करना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि बिहार की जनता ही शासन चलावे, किसी पर भरोसा नहीं रखे। कोई दूध का धुला हुआ नेता नहीं है, सब अपने अपने कुल्हाड़ी का जो होता है पास अपने तरफ करने का काम करते हैं। और जितने दल के नेता है जब विधानसभा में, लोकसभा में जाते हैं तो वहां कोई भी नियम बनता है कि विधायक मंत्री को 50,000 1 लाख का महीना और दिया जाएगा तो वहां हो जाता है। लेकिन सारे दल के लोग वहां वो नहीं होता है। दही तो बिलाई को दीजिएगा रखवारी करने के लिए, बिल्ली को, तो सभी बिल्ली अपने अपने जैसे दही खाएगा। वही हाल बिहार के नेताओं का, बिहार और केंद्र के नेताओं का है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार पर जिसमें बनने दीजिए, जिसको आज तक किसी विधायक मंत्री ने सोचा नहीं होगा, और उसको बिहार का और उसके बाद फिर दिल्ली का तख्ता को पटने का काम कर। मुझे क्षेत्र की जनता बंदरा का हनुमान क्रांतिकारी नेता करके संबोधन करता है, गांधी जी करके संबोधन करता है, तो इसको मैं 25 में पूरा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तो आपने इनके साक्षात्कार को सुना और अब साक्षात्कार का समापन होता है।